हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश की जो स्थापना है वो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त का जो नाम है उसे यह भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उसका श्रीगुप्त नाम था या केवल गुप्त था। उसके बाद घटोत्कच हुए हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है। राज्यारोहण के पश्चात उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और 319 ईस्वी से शासन करना आरंभ किया। वह गुप्त वंश का महान शासक था। उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। पहला आता है लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध थी। चंद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था। लिच्छवियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। पहला है चंद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के इस वैवाहिक संबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार या विवाह प्रकार आदि नामों से जाना जाता है। ये सिक्के भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर कुमार देवी की आकृतियाँ उनके नामों के साथ अंकित हैं। साथ में चंद्रगुप्त की भी आकृति है और पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ मुद्रा लेख लिच्छवियाँ उत्कीर्ण हैं। दूसरा आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से उसे लिच्छवी दौहित्र कन्या यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। जो समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था, इसलिए समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। स्मिथ की धारणा है इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया और मगध और उसके समीपवर्ती क्षेत्र का शासक बन गया। श्री एलन महोदय इस संबंध को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए बताते हैं कि लिच्छवियों की सामाजिक कुलीनता पर ही गुप्तों का लिच्छवियों को गर्व था, परंतु यह निष्कर्ष तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि तत्कालीन समाज में लिच्छवियों की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। मनुस्मृति उन्हें धर्मच्युत कहती है। अतः गुप्त लिच्छवियों के बीच संबंध सामाजिक दृष्टि की अपेक्षा राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त कर लिया था। कुमार देवी लिच्छवी राज्य की उत्तराधिकारिणी रहीं। यही कारण था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को उसका राज्य प्राप्त हो गया। इस वैवाहिक संबंध पर हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। इस विवाह की स्मृति में उसने राजा रानी प्रकार के सिक्कों को चलवाया होगा। लिच्छवी राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। उसमें बहुमूल्य रत्नों की खान थी। अतः यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि इस संबंध में चंद्रगुप्त प्रथम को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। इस प्रकार लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को राजनैतिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाया। दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम की विजय। चंद्रगुप्त प्रथम के विजयों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। वायु पुराण में किसी गुप्त राजा की साम्राज्य सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गुप्त वंश के लोग गंगा के किनारे प्रयाग तक तथा साकेत और मगध के प्रदेशों पर शासन करेंगे। जिस साम्राज्य सीमा का उल्लेख यहाँ हुआ है उसका विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था। यह साम्राज्य सीमा चंद्रगुप्त प्रथम के समय की ही है,
क्योंकि उसके पूर्ववर्ती दोनों शासक अत्यंत साधारण पूर्ण थे। उसके बाद के शासक समुद्रगुप्त का साम्राज्य इससे कहीं अधिक विस्तृत था। प्रयाग प्रशस्ति आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख तो करती हैं, किंतु पश्चिम की ओर प्रयाग के पूर्व में गंगा नदी तक के भूभाग की विजयों की चर्चा इसमें नहीं मिलती। इसमें भी स्पष्ट है कि यह भाग चंद्रगुप्त के अधिकार में था। दूसरा आता है गुप्त संवत का प्रवर्तन। तो चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया गया है, जिसे बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया। इस संवत का प्रचलन 319 ईस्वी से या 20 ईस्वी में किया गया, जब चंद्रगुप्त प्रथम का सिंहासनारूढ़ हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत को चलाए जाने की पुष्टि अलबरूनी के इस कथन से भी होती है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 से 350 ईस्वी तक शासन किया। अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित कर दिया। निसंदेह चंद्रगुप्त को अपने वंश का प्रथम शासक माना जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वह अपनी वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और उसी के काल से गुप्त लोग सामंत स्थिति से सार्वभौम स्थिति में आए। इस प्रकार हम चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं। तो आशा है कि आपको सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।